हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक पेपर डिस्कस करेंगे। एंड आई कैन गारंटी इस पेपर में जितने क्वेश्चंस है उससे कम नहीं तो 2 गुना क्वेश्चंस आज हम सोल्व कर लेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं कैसे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड विद, कौन सी सल्यूट के साथ प्रेसिडेंट ऑथराइज होते हैं? अमूमन सेना में 3 तरीके की सल्यूट होती है विद राइफल। ओके, सलामी शस्त्र, जन सल्यूट एंड थर्ड वन इज राष्ट्रीय सल्यूट। तो प्रेसिडेंट एंड इंडियन ट्राई कलर। ओके, हमारा प्यारा भारत का झंडा तिरंगा और प्रेसिडेंट उनसे किससे सल्यूट की जाती है? उनको राष्ट्रीय सल्यूट दी जाती है। वर्ड ऑफ कमांड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? क्वेश्चनरी और एग्जीक्यूटरी, यानी चेतावनी और कार्यकारी। देर आर डैश मूवमेंट इन सलामी शस्त्र। सलामी शस्त्र में डैश मूवमेंट होते हैं। तो सलामी शस्त्र में कितने मूवमेंट होते हैं? हम बाजू शस्त्र करके खड़े होते हैं। तो नंबर 1 इज व्हेन वी, जब हम अपना बट पे हाथ मारते हैं, एक। नंबर 2, जब हम उसको अपने सामने ले आते हैं। नंबर 3, जब हम पैर उठा के मैगजीन के साथ हाथ लगा लेते हैं, 3। ओके, एंड नंबर 4 इज जब हम हाथ आगे निकाल के राइफल को टेढ़ी कर लेते हैं। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। द एंगल एट विच एल्बो इज बेंट वाइल सैल्यूटिंग। सैल्यूट करते टाइम कितने डिग्री एंगल पे कोहनी मुड़ी होती है? दैट इज 45। ओके, एट द ऑर्डर दाहिने देख ओनली प्लाटून कमांडर विल सैल्यूट। वेरी ट्रू। देर आर 2 मूवमेंट्स इन सलामी शस्त्र टू बाजू शस्त्र। हाँ, सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र आने में 2 मूवमेंट होती है। हाँ, यस, ट्रू। उसके बाद ड्यूरिंग द मध्य लाइन ए सोल्जर टेक्स अ स्टेप टू राइट वाइल फॉलिंग आउट। मध्य लाइन जवान बाहर आने के लिए एक कदम दाहिने ओर लेता है। ओके, वाइल मार्चिंग वर्ड ऑफ कमांड थंब इज गिवन ऑन द राइट फुट। वेरी फॉल्स। ओके, ये बात गलत है। ओके, फॉल्स। हमेशा थंब का आदेश कब दिया जाता है? जब बायां पैर दाएं को काट रहा हो या फिर दायां पैर जमीन पे रखा हो और बाएं पैर की एडी टच होने ही वाली हो, तब बोलते हैं थंब। ओके, अब देखते हैं एम्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल के एम क्या है? ड्रिल के उद्देश्य क्या है? ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। ड्रिल से मिलकर काम करने की और हुक्म मानने की आदत पड़ती है। ड्रिल ऑफिसर्स जेसीओ और एनसीओज को कमांड और कंट्रोल सिखाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ड्रिल ड्रेस पहनना और चलना फिरना सिखाता है। और ड्रिल को देखकर किसी यूनिट के डिसिप्लिन का मोरल पता किया जा सकता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन, और मैं बता रहा था ना आपको कुछ एड ऑन्स भी हैं। तो डेफिनेशन अगर आपके पेपर में आ जाए, ड्रिल की परिभाषा लिखो, तो किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ही ड्रिल कहते हैं। किसी भी काम को क्रमवार करने की तरतीब को ही ड्रिल कहते हैं। ओके, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है। कौन सी? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल कहाँ होती है? युद्ध के मैदान में। और क्लोज ड्रिल कहाँ होती है? जहाँ पे हम शांति काल में, जैसे ही हम करते हैं। ड्रिल के उसूल क्या है? फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना। ओके, दीज आर द उसूल ऑफ ड्रिल, ए प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ए राइफल इज लोडेड व्हेन द राउंड इज इन चैम्बर। ओके, व्हेन द राउंड इज इन चैम्बर। लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल इज 43 इंचज। ओके, 7.62 SLR की लेंथ कितनी है? 45 इंचज। वेट दोनों राइफल्स का कितना है? .22 की अगर हम बात करें तो 6 औंस और 2 OZ। ओके, हाँ, 6 पाउंड और 2 औंस, सॉरी। ओके, उसके बाद मजल वेलोसिटी कितनी है? दोनों की सेम है, 2700 फीट पर सेकंड। ओके, जो राउंड ऑफ 927 मीटर पर सेकंड होती है।
राउंड कैपेसिटी की बात करें अगर हम एसएलआर की, तो उसमें 20 राउंड आते हैं, लेकिन रेगिस्तान के इलाके में इसमें 18 राउंड ही डाले जाते हैं, क्योंकि इसकी मैगजीन का स्प्रिंग फंस जाता है, अटक जाता है। ओके, उसके बाद करते हैं नॉर्मल फायरिंग रेट ऑफ एसएलआर इज 5 to 20 राउंड, लेकिन ये नॉर्मल रेट इज 5 राउंड पर मिनट, रैपिड पे 20 और एक्सट्रीम करने पे कितना फायर कर सकती है, 60 राउंड पर मिनट। ओके, गन सैल्यूट इज गिवन टू नेशनल फ्लैग और रिपब्लिक डे, राष्ट्रीय। ओके, बताया था अभी, राष्ट्रीय सल्यूट, उसके बाद आपका जनरल सल्यूट और सलामी शस्त्र। सलामी शस्त्र हम किसी भी अतिथि को दे सकते हैं। ओके, जनरल सल्यूट हम किसको देते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फील्ड मार्शल, और इनके इक्विवेलेंट नेवी में और इनके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में, इनको देते हैं। और राष्ट्रीय सल्यूट किस किस को दी जाती है, सिर्फ 2 को दी जाती है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, जिनको हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, और दूसरा हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा प्यारा झंडा। ओके, उसके बाद इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 इज 25 यार्ड। उसके बाद द राइफल .22 इज प्रिंसिपल कौन से पे करती है, ये बोल्ट एंड हैंड चैम्बरिंग पे। और जबकि 7.62 SLR 7.62 mm SLR किस पे काम करती है, 7.62 mm SLR करती है आपके गैस ऑपरेशन पे काम। ओके, मजल वेलोसिटी कितनी होती है, अभी हमने बताया, अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये 2700 फीट। देर आर 4 फायरिंग पोजिशंस यूज्ड वाइल फायरिंग अ वेपन। ओके, कौन कौन सी होती है, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग और लाइन, खड़े होकर, बैठकर, घुटनों के बल और लेटकर। रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल इन नॉर्मल मोड में कितना होता है, 5, लेकिन रैपिड में कितना होता है, 10। देर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ दुरुस्त फायरिंग, फॉल्स। देर आर 3 प्रिंसिपल ऑफ दुरुस्त फायरिंग, मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर कार्रवाई। दीज आर द 3 प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 9 mm कार्बाइन कैलिबर इज 9 राउंड, फॉल्स, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम रेंज ऑफ .22 राइफल इज 1700 यार्ड्स, बिल्कुल सही है। देखो, 2 रेंज होती हैं, इफेक्टिव रेंज और मैक्सिमम रेंज। इफेक्टिव रेंज यानी जहां तक वो गोली दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। ओके, दैट इज 30 यार्ड, कि 30 यार्ड में जहां मैं एम करूंगा वहां जहां चाहता हूं उधर हिट कर सकती है। लेकिन 30 यार्ड के बाद अगर मैं राइफल की पोजीशन 33 डिग्री कर देता हूं, ओके, और फिर गोली फायर करता हूं, तो एक गोली एक एलिवेशन लेगी, और वो एलिवेशन मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने राइफल की, ये हमारा ग्राउंड है, ये राइफल मैंने इधर पॉइंट कर दी, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1700 यार्ड्स। ओके, वेट ऑफ .22 एम्प्टी मैगजीन इज 3.2 kg, बिल्कुल फॉल्स। पहली बात तो एम्प्टी राइफल इज 3.2 kg, बिल्कुल नहीं है, इट इज 6 पाउंड 2 ounce, तो 6 पाउंड, लगभग 1 पाउंड में 465 के राउंड ऑफ ग्राम होते हैं, तो इट विल वेट अराउंड 2.5 kg ओनली मैक्सिमम। द 4th सर्कल ऑफ टारगेट इज नोन एज आउटर, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये जब भी हम कौन सी शूटिंग करते हैं, एप्लीकेशन शूटिंग, तो एप्लीकेशन शूटिंग में हम ये फायर करते हैं, तो इनर सर्कल, इनर और ये के बुल साई में कितना 3 पॉइंट होते हैं। ओके, मैगपाई 2 पॉइंट, आउटर 1 पॉइंट, और HPS यानी हाईएस्ट पॉइंट विच कैन बी स्कोर्ड इज 15, 5 राउंड के। ओके, पुल थ्रू इज यूज फॉर क्लीनिंग द राइफल, बिल्कुल सही बात है, पुल थ्रू को प्रयोग होता है, 4-5 चीज़ों का अमूमन प्रयोग होता है, वायर का या रोड का। ओके, उसके बाद आता है पुल थ्रू, उसके बाद आता है फ्लैनल बोलते हैं जिसको, यानी चिंदी, उसके बाद आता है राइफल का ऑयल। द सेंटर मोस्ट सर्कल ऑफ द टारगेट इज नोन एज मैगपाई, नहीं, सेंटर मोस्ट को क्या बोलते हैं, बुल या इनर।
ड्यूरिंग फायरिंग एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, फायरिंग के दौरान एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड से, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप फायरिंग का आकलन बुल के नज़दीक लगी हुई गोली के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल नहीं। ग्रुप फायरिंग में आप पूरे टारगेट में यहाँ कहीं पे भी गोली मार दो, आपका जो चीज़ मैटर करती है कि आपने पांचों गोली मारी कितनी कितनी नज़दीक है। ओके, तो दिस विड बी बेटर ग्रुप। अगर पांचों आपने ऐसे मार दी तो ग्रुपिंग आपकी अच्छी नहीं है। ओके, और पांचों अगर किसी दूसरे बंदे ने कोने में ही मारी लेकिन पांचों पास पास मार दी तो हिज ग्रुपिंग इज गुड। टोटल नंबर ऑफ ग्रूव्स इन .22 बैरल इज 8 फॉल्स, कितने होते हैं? 6 होते हैं सिर्फ। सेफ्टी रूल्स ऑफ स्मॉल आर्म छोटे हथियारों के सेफ्टी रूल्स। डोंट पॉइंट बैरल टू एनीवन, किसी की तरफ बैरल मत करो। कीप फिंगर ऑफ द ट्रिगर अंटिल टारगेट इज इन साइट, जब तक टारगेट न दिख जाए तब तक ट्रिगर पे उंगली नहीं रखती है। वेपन के साथ खेलना नहीं है। कीप ऑन सेफ, उसको फायर पोजिशन पे नहीं रखता है, उसको सेफ पे रखना है, रेडी पे नहीं रखना है। फायर फ्रॉम ए डिस्टेंस फ्रॉम आई, आँख के बिल्कुल नज़दीक लगा के फायर नहीं करना है, राइफल के असोल्ट राइफल की तरह। ओके, फर्म होल्डिंग ये ना हो, क्योंकि क्या होता है स्मॉल आर्म्स मोस्टली क्लोज कॉम्बैट में, गुत्था गुत्थी की लड़ाई में प्रयोग होते हैं। तो आपने कहीं इतना ढीला पकड़ा हो कि दुश्मन छीन के ले जाए आपसे और आपको भी फिर मार दे। ओके, कीप वेपन अनलोडेड अंटिल नॉट टू बी यूज्ड, जब तक प्रयोग ना किया जाए तब तक वेपन को अनलोडेड रखो। ओके, सी द थिंग्स बियॉन्ड टारगेट, क्योंकि एक आदमी को गोली हिट करने के बाद उसके शरीर से निकल भी सकती है। ओके, जरूरी नहीं कि एम्बेड हो जाएगी। तो हम ऐसी जगह ऐसे तरीके से फायर ना कर दें कि गोली उस दुश्मन को मार दे, पीछे कोई हमारा साथी खड़ा हो और उसको जाके हिट हो जाए। ओके, हाउ मैनी पोजिशंस कैन बी टेकन वाइल फायरिंग, राइट देयर नेम्स, वो हम अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 4 तरीके की होती है, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग एंड लाइंग। ओके, डिस्क्राइब द प्रोसीजर। .22 राइफल खोलने का तरीका, सबसे पहले बेनट उतारेंगे यानी जो आगे चाकू लगा रहता है उसको, उसके बाद स्लिंग उतारेंगे, स्लिंग के बाद लीवर की पोजीशन, चेंज लीवर की पोजीशन सेफ पे करेंगे, बोल्ट को निकाल देंगे और केस कलेक्टर को निकाल देंगे। उसके बाद अगर राइफल को जोड़ना है तो सबसे पहले केस कलेक्टर चेंज लीवर की पोजीशन किस पे करेंगे? आर पे करेंगे यानी रेडी पे करेंगे। उसके बाद ट्रिगर को दबाएंगे, तो उसके बाद केस कलेक्टर को लगाएंगे, स्लिंग को लगाएंगे और फिर बेनट को लगाएंगे। ओके, इसमें मैं बोल्ट इंक्लूड करना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। चेंज लीवर की पोजीशन आर पे करने के बाद हम इसमें बोल्ट दाखिल करेंगे, बोल्ट दाखिल करने के बाद ट्रिगर दबाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखो ट्रिगर दबाने के बाद हमने केस कलेक्टर लगाया है, इसका सीरीज थोड़ा सा उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज अभी तो ये केस कलेक्टर है, लेकिन पुराने टाइम में इसमें मैगजीन होती थी, अगर उसमें राउंड है और हमने बोल्ट चढ़ाते टाइम वो राउंड चैम्बर में दाखिल हो गया यानी राइफल इज रेडी टू फायर, तो जब हम ट्रिगर दबाएंगे तो राउंड फायर हो जाएगा। इसीलिए हम जो केस कलेक्टर है, ताकि एनसीसी कैडेट को सिखाने के लिए, बल्कि केस कलेक्टर में तो गोलियां होती ही नहीं, मैगजीन में गोलियां होती हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए ये केस कलेक्टर हमेशा बाद में चढ़ाया जाता है। देखो हम 7.62 SLR का भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ओके, SLR को कैसे खोलना है? सबसे पहले बेनट, उसके बाद स्लिंग। देखो इसमें मैगजीन सबसे पहले उतारी गई है, क्योंकि मैगजीन में क्या हो सकता है, जिंदा राउंड हो सकता है। चेंज लीवर की पोजीशन किस पे करनी है? आर पे रेडी पे करनी है। राइफल को कोक करना है, उसके बाद राइफल का गैस प्लग खोलना है। ओके, मैं आपको एक दूसरी भी वो बताऊंगा। ओके, कोक करने के बाद आप डायरेक्ट उससे भी खोल सकते हो, बॉडी अनलॉकिंग पिन से अनलॉक करके बॉडी कवर और ब्रेस ब्लो। कोक के बाद आप ये पूरा प्रोसीजर भी अपना सकते हो, देयर इज नो नथिंग बैड इन दैट। कई सारे इंस्ट्रक्टर कोक करवाने के बाद ये सब करवाते हैं, और कई सारे इंस्ट्रक्टर कोक करवाने के बाद राइफल का गैस प्लग खुलवाते हैं। गैस प्लग कैसे? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में गैस प्लग खोलना है, रोड और स्प्रिंग निकालनी है, बॉडी अनलॉकिंग पे। इस सारे पे मैंने, अगर आपको रियलिस्टिक मैनर में देखना है तो वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, एक वेपन ट्रेनिंग करके पूरी सीरीज है, आप उसको देख सकते हो। ओके, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आपके ग्रुप कमांडर का नाम पूछा गया है। एनसीसी वॉज एस्टेब्लिश ऑन जुलाई 15, 1948। ओके, इसमें साल पूछा था, मैंने पूरा बता दिया। एनसीसी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये 2016 का पूछा है तो मैंने इसमें 2019 का इंक्लूड कर दिया। एनसीसी डे कब मनाते हैं? 4th संडे को मनाते हैं। ओके, 4th संडे को मनाते हैं हम
एनसीसी डे, 4th संडे ऑफ नवंबर, नवंबर के 4th संडे को। ओके, और ये कौन सा था? 71st एनसीसी डे था इस साल का, और ये कब मनाया गया था? 24 ऑफ नवंबर को। ओके, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी ने ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंडर आती है एनसीसी। एनसीसी के अंडर क्या आते हैं? एनसीसी इज कमांडेड बाय डीजी एनसीसी। डीजी एनसीसी के नीचे क्या है? 17 डायरेक्टरेट है। ओके, 17 डायरेक्टरेट में राउंड ऑफ 95 ग्रुप है। ओके, अगर हम और ज़्यादा इसको अच्छे से बाइफरकेट करके देखें तो देखो, इस पे भी मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है। एनसीसी, एनसीसी के अंडर आता है आपके डायरेक्टरेट्स, डायरेक्टरेट्स के अंदर आते हैं ग्रुप, ग्रुप के अंदर आते हैं यूनिट्स, और यूनिट्स के अंदर आते हैं आपके इंस्टीट्यूट्स। ओके, द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज जम्मू एंड कश्मीर, अभी तो यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। भगत सिंह इज रेफर्ड टू डैश एज द ऑनर फॉर हिज सेक्रीफाइस सिंस ही इज द मोस्ट फेमस मार्टायर ऑफ इंडियाज फ्रीडम। शहीद भगत सिंह हम उनको बोलते हैं। ओके, द इंडियन आर्मी वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर। सिंगापुर में इंडियन द नेशनल आर्मी फाउंड की गई थी इन द ईयर 1941 विद द जैपनीज प्रिजन ऑफ वॉर्स। जिन जैपनीज को सिंगापुर में कैद करके रखा था, उनके साथ कैप्टन मोहन सिंह ने मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा इन, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नेशनल गेम, वैसे इंडिया का कोई ऑफिशियल नेशनल गेम नहीं है, लेकिन हम हॉकी मानते हैं क्योंकि हॉकी में हमने राउंड ऑफ 7 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ 2 हाउसेज, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे अभी के? राजनाथ सिंह। नेशनल यूनिटी, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। ओके, और इंडिया गेट इज इन दिल्ली। बुद्धिज्म वॉज फाउंड, बुद्धिज्म किन्होंने फाउंड किया था? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको पता है। अब देखो, मैच द फॉलोइंग की अगर हम बात करें, तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, एनसीसी डे 4th संडे ऑफ नवंबर, आर्मी डे 15th जनवरी, और अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ओके, इसको 22 कर लीजिएगा प्लीज, इट्स नॉट 32। ऑफिशियल कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22। ये 8th शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में। ओके, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल। ओके, दीज आर सम ऑफ द लैंग्वेजेस। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आई थिंक शायद ये एम्बेड हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, राइट द मेथड ऑफ एनहांसिंग नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी कैसे एनहांस किया जाए? कम्युनलिज्म को ख़त्म करके, कास्टिज्म को ख़त्म करके। ओके, ये मैंने अपने नेशनल इंटीग्रेशन की सीरीज़ में पूरा बता रखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन, आप वो वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़। राइट डाउन थ्रेट्स एंड प्रॉब्लम, थ्रेट्स एंड प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, और उसके बाद कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है। ओके, कई सारे रिलीजियन है। ओके, उसके बाद लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है, इकोनॉमिक वो है इम्बैलेंस है, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ओके, एजुकेशन अच्छे से नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तो लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट फॉर हैविंग अ डिटरमाइंड पर्सनैलिटी, ट्रू। वन शुड नॉट लीव द डाइनिंग टेबल अनलेस अंटिल एवरीवन हैज़ फिनिश द ईटिंग, ट्रू। ये कहाँ पे आते हैं? हमारे डाइनिंग एटिकेट्स मैनर्स में आते हैं। ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, फॉल्स। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ए गुड लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रू। क्रिएटिव थिंकिंग इज एन एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज, ट्रू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी मैंने काफ़ी सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है, वो उसके 1-2 चैप्टर बचे हैं, वो पूरी कर दी है। यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सेल्फ अवेयरनेस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आवर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड स्किल्स, बिल्कुल सही बात है। आप नीचे हिंदी में पढ़ सकते वीडियो पॉज करके। वी शुड टॉक मोर एंड लिसन लेस, फॉल्स। हमें बोलना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए।
द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इज और हर पर्सनैलिटी। बिल्कुल सही बात है, आपका चरित्र आपके पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ए गुड लीडर शुड पोजेस गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। बिल्कुल सही, एक अच्छे लीडर की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेजेस। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अनेबल्स अस टू डील विद द प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्टिव मैनर। ओके, उसके बाद डैश इज ऑब्जर्व्ड एंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती हम मनाते हैं। दूसरा क्या मनाते हैं हम? इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। कोपिंग विद स्ट्रेस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द डैश ऑफ स्ट्रेस, रीजन ऑफ द स्ट्रेस। डैश एटिकेट्स टीच अस हाउ वी बिहेव इन ए सोसाइटी, सोशल एटिकेट्स। डैश इज द माइंडसेट ऑफ हाउ वी थिंक एंड लुक एट द थिंग्स, एटीट्यूड इज द माइंडसेट। वन वे कम्युनिकेशन इज फ्रॉम ए सिंगल चैनल। ओके, इसके लिए शायद मैंने नहीं इंक्लूड कर रखा है। देखो, कम्युनिकेशन में दो चीज़ होती है, वन इज द सेंडर, अनदर वन इज द रिसीवर। जो इसको लेके जाता है दैट इज चैनल। ओके, इसमें एक कोई मैसेज होगा और जो ये इनको रिप्लाई करेंगे मैसेज के बाद वो होगा फीडबैक। वन वे कम्युनिकेशन। ओके, द डैश इज ऑफ ए पर्सन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ गुड पर्सनैलिटी, करेक्टर ऑफ अ पर्सन। ओके, डैश skill help us to communicate in writing and speech is critical thinking. Okay, critical thinking है help us in communicate in writing and speech. सॉरी, इसको critical thinking करके communication कर लीजिएगा प्लीज। It's not critical thinking, it's communication skills help us in communicate in writing and in speech. Ability to sense or understand the person's situation, उसको क्या बोलते हैं? एम्पथी। ओके, इसमें टिक करने थे, दैट इज एम्पथी। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? अपने आप को जानना, अपनी कमियों के बारे में जानना, अपनी अच्छी बातों के बारे में जानना। एम्पथी क्या होता है? सहानुभूति, कि दूसरे को दर्द को फील करके। ओके, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है? जो पहले से एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उनको कंबाइन करके, उनको रिकंस्ट्रक्ट करके नए आइडियाज़ को उत्पन्न करना। ओके, आगे देखते हैं। वन कैन परसीव हिमसेल्फ पॉजिटिव और नेगेटिवली बाय हिज ओन सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज से एक बंदा अपने आप को सकारात्मक हो या नकारात्मक सोच को पता करता है। ओके, एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज बाय कंबाइनिंग, चेंजिंग और रीअप्लाइंग एग्जिस्टिंग आइडियाज इज क्रिएटिव थिंकिंग, हमने अभी डिस्कस किया। विच करेज enables us to face pain, physical hardship, death or threat of death. It is physical. ओके, दो तरीके की करेज होती हैं। ओके, मोरल एंड फिजिकल करेज। ओके, दिस इज फिजिकल करेज। आगे बात करते हैं। कैपेसिटी टू लाइटन द स्पिरिट ऑफ ग्रुप थ्रू जोक्स और एनर्जी इज कल्चरल स्किल्स। ओके, लाइफ स्किल्स कौन कौन सी होती है आपकी? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशंस, और लाइफ स्किल में आता है आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और उसके बाद आ जाता है आपका, सो दीज आर द लाइफ स्किल्स। ओके, स्पोर्ट्स स्किल्स, कि आप ग्राउंड में जाके किन लोगों के साथ एक टीम गेम कर सकते हो, आप इतने फिजिकली फिट हो। लैंग्वेजेस, कोई भी भाषा। कल्चर स्किल क्या है? अगर कोई ग्रुप बैठा तो उसमें आप ग्रुप में एक अलग सी एनर्जी भर दो, आप अपने जोक्स सुना के, एनर्जाइज सुना के। ओके, अब देखते हैं। देखो, स्किल्स पे बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, इसमें हम सारी स्किल्स डिस्कस कर लेंगे। लिटरेसी स्किल्स रीडिंग और राइटिंग को बोलते हैं हम लिटरेसी स्किल्स। ओके, साक्षरता स्किल्स जिनको बोलते हैं। लैंग्वेज स्किल्स यानी कम्युनिकेशंस। ओके, उसके बाद स्पोर्ट्स स्किल्स, कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन द फील्ड। लाइफ स्किल इज सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब ने हमें डिस्कस किया। फंक्शनल स्किल्स क्या है? बैंक का फॉर्म भर देना, रेलवे टिकट का रिजर्वेशन करवा लेना। अगर आप ये सब करना जानते हो देन यू आर हैविंग सोशल स्किल्स। राइट डाउन द 5 फिजिकल एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। फिजिकल एंड सोशल फैक्टर जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं इज योर हेरिडिटी यानी जैसा जेनेटिक स्ट्रक्चर आपने अपने मम्मी पापा से लिया है अपने अंदर। ओके,
योर एनवायरमेंट, आप कैसी जगह पे रहे हैं, गांव में रहे हैं, शहर में रहे हैं। ओके, ये वो एनवायरमेंट नहीं है हरा है, ग्रीनरी और पेड़ पौधे वाला। ओके, लाइफ की सिचुएशंस आपकी कैसी रही हैं, आपका सेल्फ डेवलपमेंट कैसा हुआ है। ओके, आपने खुद से आपने कितना काम किया अपनी पर्सनैलिटी पे, एंड योर एजुकेशन। दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस अ पर्सनैलिटी। ओके, ये सब फैक्टर हैं जो एक बंदे की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, इवन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप वाली सीरीज में इसकी पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपको वो देखनी, इनको अच्छे से समझना है तो आप वो देख सकते हैं। ये फिजिकल एंड सोशल थी, उसमें साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल पर्सनैलिटी के ट्रेट्स भी दिए गए हैं। ओके, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फैक्टर जो डिपेंड करते हैं। ओके, राइट डाउन द 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस से बचने की 5 टेक्निक्स लिखो। योगा, टॉकिंग अबाउट इशू विद द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ या करीबियों के साथ उस इशू के बारे में बात करना, योगा करना। डीप ब्रीदिंग करना, क्रिटिकली किसी चीज़ को गहन सोच करना, किसी जो भी आपका स्ट्रेस का कारण है, स्ट्रेस के कारण को पहचानना। ओके, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, वर्कआउट करते रहना, अच्छा खाना खाना। ओके, लाफ, हंसो, यानी आप कॉमेडी शो देख सकते हो या कोई फनी मूवी देख सकते हो, फनी वीडियोस देख सकते हो। कीप नो योर लिमिट्स, कि मैंने टारगेट बना लिया आज दिन में मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ ही बस 5 घंटे सकता हूँ, और फिर मैं स्ट्रेस में आ गया कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो मेरे अंदर टैलेंट है ही नहीं, या मेरे अंदर स्किल्स की कमी है, तो वो स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। फिर फिजिकल कंफर्ट, ओके, बी फिजिकली कंफर्टेबल। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स जिनसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। देखो इसमें 5 पूछी थी, बट आई टोल्ड यू 8। राइट द वेरियस प्रिपरेशंस बिफोर फेसिंग एन इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद। फॉर एग्जांपल अगर एसएसबी का इधर एग्जांपल ले, एसएसबी क्या होता है, एसएसबी इज एन इंटरव्यू जो आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनने के पहले लिया जाता है। तो नो अबाउट आर्म फोर्सेज, ओके, नो अबाउट खुद के बारे में जानो। रीच अर्ली, समय से पहले पहुंच जाओ। बाहर बैठ के डीप ब्रीदिंग करो ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो, घबराहट ना हो। नोट टू बी कॉन्शियस अबाउट रिजल्ट, इंटरव्यू से पहले ये नहीं सोचना है मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, अदरवाइज वी विल गो अंडर स्ट्रेस। हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच रखो, पहले से ही फेलियर माइंडसेट नहीं लेके जा। ड्रेस प्रॉपरली, अच्छे से फॉर्मल कपड़ों में जाओ। राइट डाउन द 5 क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, ये बड़ा एक अच्छा एक एक्रोनियम बोल सकते हैं हम। ओके, सॉरी ये फुल फॉर्म बोल सकते हैं, एक्रोनियम नहीं, कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ को याद करने का। ऑल्दो लीडरशिप की क्वालिटीज इन सबसे भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एल फॉर लॉयल्टी, ई फॉर इक्वलिटी, अलर्टनेस, डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, एंथुजियाज्म, राइट थिंकिंग, राइट जजमेंट। लॉयल्टी यानी वफादारी, इक्वलिटी यानी समानता, अलर्टनेस यानी कितना सचेत है, डिटरमाइंड यानी कितना दृढ़ निश्चय करने वाला है। ओके, एंड्योरेंस यानी आपके अंदर मादा कितना है, फिजिकली आप कितने एंड्योर्ड हो। ओके, उसके बाद एंथुजियास्टिक, ओके, आप कितने एंथुजियाज्म में एनर्जी से रहते हो। राइट थिंकिंग, अच्छी सोच। राइट जजमेंट, दूसरों के बारे में अच्छा जजमेंट। ओके, क्योंकि जब आप लीडरशिप पे होते हो, जब भी आप लीडरशिप की पोजीशन में, देन यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस, यू हैव टू मेक सर्टेन जजमेंट्स, तो आपको वो अच्छा होना चाहिए। स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर खुद पे ही कंट्रोल नहीं होगा तो आप स्क्वाड पे क्या कंट्रोल करोगे। सेक्रीफाइस की एक भावना होनी चाहिए। ओके, ऑनेस्टी, ईमानदारी। हेल्थ, आपका हेल्दी होने चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंट होनी चाहिए। इम्पार्शियल होनी चाहिए, ये नहीं मेरे चाचा का लड़का है तो मैं इसको ये करवा दूंगा, बुआ का है तो ये करवा दूंगा, मेरा दोस्त है तो इसको अलग से बेनिफिट दिलवा दूंगा, नहीं। पेशेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, फिजिकली अच्छा होना चाहिए। ओके, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट वैल्यूज ऑफ डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ की इम्पोर्टेंट वैल्यूज लिखिए। ये मैंने लिखे थे बट मे बी सम टेक्निकल एरर की वजह से वो नहीं आए, पर कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो डे टू डे वैल्यूज़ में क्या होता है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, सच बोलना है। ओके, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है,
बड़ों को हेल्प करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, हमें अपने देश के हित के विरुद्ध जाके कोई भी काम नहीं करना है, ट्रैफिक के लॉज को नहीं ब्रेक करना है। दीज आर द इम्पोर्टेंट वैल्यूज ऑफ डे टू डे लाइफ। उसके बाद लिखते हैं 10 लाइफ स्किल्स। वो अभी क्वेश्चंस आ गए, बड़ा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 10 की 10 आ गई है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होती है गहन सोच, किसी की चीज़ के बारे में बहुत गहरे तरीके से सोच करना, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ऐसा हो गया तो वह क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ओके, ये डिसीजन मेकिंग में बड़ी हेल्पफुल होती है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उनको कंबाइन करके या उनको कुछ उनके अंदर चेंजेस लाके नए आइडियाज़ को उत्पन्न करना इज योर क्रिएटिव थिंकिंग। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयर होना, अपनी कमियों के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। ओके, इन सब के बारे में अवेयर होना। कम्युनिकेशन स्किल, हाउ इफेक्टिवली यू कम्युनिकेट। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आप कितने अच्छे से कितना सही डिसीजन ले पाते हो। एम्पैथी यानी सहानुभूति, दूसरों के दर्द को समझना। ओके, दूसरों के दुख दुविधा को समझना। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी आपस परी की स्किल, आप कैसे बात करते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे लोग आप हेल्पफुल हो या नहीं, टीम वर्किंग आपकी अच्छी है या नहीं, आपको दूसरे लोग पसंद भी हैं या नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, किसी भी प्रॉब्लम को कितने अच्छे से आप सोल्व कर पाते हो। कोपिंग विद स्ट्रेस, सॉरी फॉर दैट, स्ट्रेस से कोप करना। कोपिंग विद इमोशंस, अपने इमोशन से कोप अप करना। ओके, दीज आर द 10 लाइफ स्किल्स। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात करते हैं। सिविल डिफेंस वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिश ऑन 24 अक्टूबर 1941। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर हीट थ्रू गैसेज और स्मोक। स्मूदरिंग मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू अ बर्निंग मटेरियल, यानी बर्निंग मटेरियल के ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने के लिए क्या करते हैं हम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मूदरिंग। जनरली जब भी आग बुझाई जाती है तो हम आग कैसे बुझाते हैं, हम उसके ऊपर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है जो जल रहा है और हमने इस पर फायर एक्सटिंग्विशर से वो CO2 डाल दिया, तो CO2 क्या करेगा, इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। ओके, उस लेयर से क्या होगा, इसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेगा, तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएगी और जिसकी वजह से आग नहीं लग पाएगी। ओके, लैंडस्लाइड्स आर द मोस्टली कोज्ड बाय द मूवमेंट इन ग्राउंड एंड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी पुलिंग डाउन ऑल द अर्थली ऑब्जेक्ट्स। ओके, लैंडस्लाइड बोलते हैं इसको। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू गैसेज और स्मोक इज नोन एज कन्वेक्शन। स्मूदरिंग काट देना, ये गलती से शायद इधर में टाइप हो गया होगा या कॉपी पेस्ट हो गया होगा। राइट डाउन द 5 रोल्स ऑफ एनसीसी कैडेट इन नेचुरल डिजास्टर। अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है उसमें एनसीसी कैडेट्स का क्या रोल आता है। देखो इसमें 5 पूछे थे, आई हैव मेंशन 10। ओके, तो अगर आप ये देख के जाओगे, आई एम प्रीटी मच श्योर इट विल हेल्प यू, प्रीटी मच श्योर, सॉरी। हेल्पिंग डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, NDRF की, लोकल पुलिस की मदद कर सकते हैं हम फूड पैकेट्स बांट सकते हैं, इंजर्ड्स को फर्स्ट एड दे सकते हैं, लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं जो फंसे हुए हैं, मेडिकल कैंप्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं या मेडिकल अथॉरिटीज़ की मदद कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया तो फ्लड के बाद मलेरिया या कोलेरा या फिर टाइफाइड होने के बड़े खतरे रहते हैं, क्योंकि सारा पानी दूषित हो जाता है, पीने के लिए पानी नहीं होता है। ओके, तो हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। या बारिश से पहले अगर हमें पता है कि ये एपिडेमिक प्रोन एरिया है, यहाँ पे अक्सर मलेरिया जैसी, चिकनगुनिया जैसी महामारी फैल जाती है, तो ऐसी एपिडेमिक आ सकती है, ऐसा डिजास्टर आ सकता है, तो हम पहले ही एक अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। कोई लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ओके, फ्लड प्रोन एरिया है, तो उसमें हमें क्या, एक अवेयरनेस कैंपेन, सचेत कैंपेन कर सकते हैं। क्लीनलीनेस इन द कैंप्स, क्लीनलीनेस मेंटेन, वो पता लगे कि डिजास्टर कैंप में ही, वो डिजास्टर फ्लड की वजह से कैंप लगाया गया था, वहाँ पे मलेरिया हो गया और भी ज़्यादा। ओके, तो उसकी क्लीनलीनेस भी ज़रूरी है। एम्पैथेटिक बिहेवियर विद द इंजर्ड वन, या जिनके लव्ड वंस खो गए हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में हम वो मदद कर सकते हैं। कार्कस क्रीमेशन में हम मदद कर सकते हैं, यानी जो लोग मर गए हैं उनको अंतिम संस्कार में हम अथॉरिटीज़ की मदद कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर विद 2 एग्जाम्पल।
ये कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इधर में मैंने पूरा टेक्स्ट लिख रखा था, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन, वो नहीं आया। एनी ओड इवेंट नेचुरल और मैन मेड विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मिजरी यानी दुख टू अ रीजन एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोप विद द सिचुएशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज। ओके, कोई भी ऐसी घटना चाहे वो प्रकृति से हो या फिर मैनमेड हो जो काफ़ी सारा दुख लेके आए, यानी लॉस ऑफ मैन एंड मटीरियल, जान माल का नुकसान करे एक रीजन में, और जिससे कोप करना, जिसके ऊपर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल हो लोकल रिसोर्सेज यानी जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनसे। ओके, उसको क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। ओके, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं? वाटर कोस्ट, एयर कोस्ट। ओके, दीज आर सम ऑफ द फायर मैन मेड भी होती है और नेचुरली भी कई बार लग जाती है। ओके, नेचुरल डिजास्टर वो आपदाएं हैं जो नेचर द्वारा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण फ्लड। हाँ, बांध टूटने से फ्लड आना इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर और नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। ओके, उसके बाद अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड आ जाना, टोर्नेडो, चक्रवात आ जाना, या फिर आप तूफान आ जाना, दीज ऑल आर क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर क्या है? फॉरेस्ट फायर इंसान की गलती से, डैम का टूट जाना, नदी का टूट जाना, उसके बाद एक्सप्लोजन हो जाना, टेररिस्ट अटैक्स हैं जो, ओके, जैसे इराक एंड सीरिया में कितने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ओके, सो दीज आर सॉर्ट ऑफ डिजास्टर ओनली, क्योंकि ये भी मिजरी लेके आते हैं एक रीजन में। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, हमने एग्जाम्पल्स के साथ भी डिस्कस कर लिया है। सोशल अवेयरनेस पे बात करते हैं अब। 60% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ सोशल एलिमेंट, बिल्कुल फॉल्स, वी आर सोशल एलिमेंट। एडल्ट एजुकेशन इज अ सोशल सर्विस, ट्रू। द प्लान सेव वाटर इज सोशल एक्टिविटी, ट्रू। देर इज नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी, सही बात है। NGOs आर ट्रू एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस सर्विस एंड टीम वर्क, बिल्कुल सही बात है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, फॉल्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। ड्रग अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है ये। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ईटिंग टुगेदर, बिल्कुल गलत बात है, HIV ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। बॉम्बिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेररिस्ट अटैक, बिल्कुल सही बात है। ओके, फिर कुछ एक फुल फॉर्म्स पूछ ली हैं। RTI की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। IAY की होती है इंदिरा आवास योजना, जिसको भी हम वो भी बोलने लगे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। SPCA का फुल फॉर्म मेरे को कुछ अच्छे से नहीं पता लगा, सॉरी फॉर दैट। एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमनो ह्यूमन, सॉरी आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म एक्चुअली, मेरा अभी ध्यान से निकल गई, सॉरी फॉर दैट। हाँ, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स द फुल फॉर्म ऑफ HIV, सॉरी फॉर दैट। V for stands for virus, H for I think human only, and I forgot the things, sorry for that। अगर मेरे को वीडियो में नीचे याद आएगा तो आई विल लेट यू नो। ओके, RTE का क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। RTI पे कई बार नोट लिखने को आ जाता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पार्लियामेंट में कब आया था? इन द ईयर 2005। और उससे पहले कौन सा एक्ट था? उससे पहले था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को इसने रिप्लेस कर दिया था। RTI के तहत हम किसी भी सरकार जो भी जितना भी काम कर रही है हमारे लिए, हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ सोशल सर्विस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय NCC कैडेट्स। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, लेट मी सर्च द फुल फॉर्म ऑफ HIV, मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट।